तो फिल्म की शुरुआत में हमें सिम्बा द लायन किंग को दिखाया जाता है, जिसकी नाला से शादी होने के बाद एक छोटी बेटी किहारा भी थी। सिम्बा की वाइफ नाला जब एक दिन शिकार के लिए जाती है तो अपना रास्ता भटक जाती है। उसे घर का रास्ता नहीं आता था। वह एक कार के नीचे बैठ गई इस उम्मीद में कि एक दिन सिम्बा उसे जरूर लेने आएगा। उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सिम्बा सच में उसे ढूंढने जा रहा है। वह अपनी बेटी की आरा से कहता है कि तुम बाकी लोगों के साथ साथ रहना और अपना ख्याल रखना, मैं तब तक तुम्हारी मॉम को लेकर आता हूँ। क्यारा बाकी जानवरों के साथ एंजॉय ही कर रही थी कि तभी यहाँ पर रिफिकी आ गई, जो मूवी में उसके ग्रैंडपा है। क्यारा का दिल बहलाने के लिए वो उससे कहते हैं, आओ क्यारा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। यह कहानी है एक लाइन मुफसा की, जो पहले तो एक आवारा जाना जाता था लेकिन फिर वो एक बादशाह बना। और यहीं से अब असल मूवी का स्टार्ट होता है और हम छोटे लाइन मुफसा को उसके मॉम डैड के साथ देखते हैं। वो बंजर जमीनों में रहते थे। काफी साल बारिश न होने की वजह से यहाँ के सभी जानवर बहुत बीमार हो चुके थे। मुफासा अपने मॉम पेट से पूछता है, वो सामने जिन पहाड़ों में से रोशनी आ रही है वो पहाड़ कौन से हैं? उसकी मॉम ने बताया, उस जगह का नाम मिलेल है और एक दिन हम वहां जरूर जाएंगे। मैंने सुना है कि वहां हर चीज है और वहां जानवर बहुत अमन के जिंदगी गुजारते हैं। इनकी इन्हीं बातों के दौरान एक अच्छी चीज यह हुई कि बारिश बरसने लगी, जिसे देखकर सारे ही जानवर खुशी से झूम उठे। वो नहीं जानते थे कि उनकी ये खुशी कब बदनसीबी में बदल जाएगी। बारिश बढ़ते पड़ते इतनी ज्यादा हो गई कि यहाँ से लाभ आ गया। इस सैलाब में बहुत से जानवर डूबने लगे और मुफसा भी उसी बहते पानी में गिर गया। उसके डैड उसे बचाने के लिए फौरन पानी में कूद और उसे मुंह से पकड़ते हुए किसी तरह बचा भी लिया। इससे पहले कि वो भी पानी में डूब जाते, वो मुफसा को दूसरे पत्थरों की तरफ फेंक देते हैं जहां से उसकी मोह उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुफसा को डर लग रहा था। एकदम से बहते पानी के साथ यहाँ पे एक हाथी भी आ गया। हाथ के टकराने की वजह से यहाँ से वो बन टूट गया जिसके ऊपर मुफसा खड़ा था और मुफसा एक मर्तबा फिर पानी में डूब गया। किस्मत उसकी अच्छी थी कि उसे पानी में बहती एक लकड़ी मिल गई। उसके ऊपर चढ़ते हुए उसने अपनी जान बचाई। देखने को मिला कि पानी का बहाव मुफासा को बहाते हुए एक छोटे से तालाब में ले आया जहां उसकी मुलाकात होती है अपने ही जैसे एक छोटे लाइन टाका से। टाका ने यहाँ तैरते हुए मुफसा को देखा तो उसने बताया कि तुम्हारे पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। यह सुनकर मुफसा घबरा गया और वह तैरते हुए किनारे तक आया जहां से टाका उसकी मदद करता है उसे तालाब से बाहर निकालने में। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि देर हो चुकी है। वो मगरमच्छ बिल्कुल उनके करीब थे लेकिन ठीक वक्त पे यहाँ टाका की मॉम ने आकर उन मगरमच्छों पे गुरा कर उन्हें यहाँ से भगा दिया और ये दोनों बच गए। अब टाका मॉम से कहता है, मॉम हम मुफासा को क्या अपने घर ले चले? लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है क्योंकि उनके ग्रुप का एक रूल था, वो किसी भी आवारा को अपने साथ नहीं रखते थे। तब मुफासा बोला, नहीं मैं वारा नहीं हूँ, मेरे डैड अपने एरिया के किंग हैं। लेकिन अब वहाँ सैलाब आ गया है और उसी सैलाब में बहते हुए मैं अपने मॉम डैड से दूर आ गया हूँ। उसकी ये दुखी कहानी सुनकर टाका की मॉम भी इमोशन हो गई और उसे लेकर अपने घर आ गई जहाँ पर टाका के डैड भी थे। लेकिन वो मुफसा को देखकर और ज्यादा गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने भी टाका की मॉम से वही कहा जो टाका की मॉम ने कहा था कि हम आवारा को अपने ग्रुप में नहीं रखते। इधर दोबारा मुफासा बोला, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मेरे मॉम तक मुझे ढूंढते हुए एक दिन यहाँ जरूर आ जाए और वैसे भी मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं इतना तेज भाग सकता हूँ कि आपको भी रेस में हरा दूं। यह सुनकर किंग बोले, अच्छा ठीक है, अगर ऐसे ही बात है तो तुम टाका को हरा कर दिखाओ, फिर हम तुम्हें अपने ग्रुप में रखने को मान जाएंगे। रेस शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि टाका की स्पीड मुफासा से कहीं ज्यादा थी। वो आगे आगे बढ़ रहा था। एक पॉइंट तो ऐसा भी आया कि मुफसा गलती से पानी में गिर गया। वो डूबने ही वाला था कि ठीक वक्त पे आकर टाका ने उसकी जान बचाई। जिसके बाद जब रेस कंटन हुई तब भी टाका आगे आगे था। वो चाहता तो बड़ी आसानी से ये रेस जीत जाता लेकिन उसे एक दोस्त एक भाई की जरूरत थी। ये कहते हुए उसने अपनी स्पीड कम कर दी और ऐसे मुफासा को ये रेस जीतने दी। ये देखकर टाका के डैड को बहुत गुस्सा आया कि टाका हार गया। लेकिन टाका इस सबसे बहुत खुश था क्योंकि फाइनली उसकी इस हार से उसे एक भाई एक दोस्त मिल गया है। वो तो इस चीज पे बहुत खुश था लेकिन यहाँ उसके डैड उसे समझाते हैं, टाका ध्यान से रहना, ये जिसे तुम अपना भाई समझ रहे हो ये तुमसे तुम्हारा असल भी छीन सकता है। खैर अब देखा बया जाता है कि टाका और मुफसा दोनों ही एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते थे। जानवरों के साथ खेलते कूदते वो बड़े हो गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लेकिन एक बात जब नॉर्मल थी, टाका के डैड ने मुफासा को कभी अपने ग्रुप का मेंबर नहीं समझा था। वो उसे आज तक आवारा ही समझते थे। एक दिन देखने को मिला कि मुफसा अपनी मोम के साथ यानी टाका की मोम के साथ शिकार पर गया था। टाका छुपके से पीछे खड़ा हुआ था। यह लोग इससे पहले कि हिरन का शिकार करते इनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ गया। इनके सामने आ गए सफेद शेर जो इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर
होते हैं। इन्हें देखकर टाका छुप गया और यह चीज उसके मॉम ने भी नोटिस की और जब वो सफेद शेर इनके इलाके की हिरणों पे वार करने लगे तो तब डाका की मॉम उनके सामने आ गई। इन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो गई और अपनी मॉम को बचाने के लिए मुफ्सा उन सफेद शेरों से लड़ने लग गया। वो अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा था, यहाँ तक कि उसने तो एक शेर को पकड़कर मार भी डाला। अपने साथी के मरने से दूसरा सफेद शेर कमजोर हो गया और यहाँ से चला गया, जिसके बाद मुफ्सा अपनी मॉम को लेकर वापस यहाँ आया। यहाँ आकर डाका और मुफ्सा की मॉम अपने लायन किंग को बताती है कि अगर मुफ्सा ना होता तो आज मेरी जान ना बचती। मुफ्सा उतने ताकतवर शेरों के साथ अकेले लड़ा और उसने मेरी जान बचा ली। इस मर्तबा वो पहली बार थी जब किंग ने मुफ्सा को अच्छे तरीके से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा, हमेशा तुमने मेरी वाइफ की जान जो बचाई है। अभी उसने यही बोला कि मुफ्सा कहने लगा, मुझे हवाओं का रुख बता रहा है कि वो शेर हमसे बदला लेने आ रहे हैं। अगर आप चाहे तो किसी खबरी को वहां भेजकर उनकी खबर ले सकते हैं। बादशाह के कहने पर उनका खबरी जब सफेद शेरों के झुंड के पास गया तो वहां देखने को मिला मुफ्सा ने जिस शेर को मारा था वह वहां के बादशाह का बेटा था और अब बादशाह के अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी। मुफ्सा को तो वो बाद में आकर मारती। जब उन्हें यह पता चला कि दूसरा शेर उनके बेटे को वहां अकेला मरने के लिए छोड़ आया था तो उन्होंने सबसे पहले मिलकर उसी शेर को मार डाला और इस चीज से मुफ्सा के ग्रुप के शेर को यह बात पता चले कि वो लोग बहुत ही बेरहम और ताकतवर हैं, साथ ही वो अब अपना बदला लेने के लिए भी इनके पास आएंगे। अब मुफ्सा किन ग्रुप का खबरी शेर वापस आया और उसने बादशाह को बताया कि वो शेर बहुत बेरहम बहुत ताकतवर हैं, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हमारे दो शेरों के बराबर है उनका एक शेर और वो लोग बहुत तेज भागते हैं, जल्द ही अपना बदला लेने के लिए वो यहाँ पहुँच भी जाएंगे। ये सुनकर बादशाह बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने टाका सीखा, अगर तुम्हें अगला बादशाह बनना है तो तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा और हमारा नामो निशान सब भूल जाएंगे। सुबह का सूरज निकलते ही टाका की मौत टाका और मुफ्सा से कहती है, देखो पहाड़ों के दरमियान वहाँ जहाँ से रोशनी आ रही है उस जगह का नाम है मलेले, तुम्हें वहां जाना है और तब तक वहां रहना है जब तक यहाँ का खतरा टल ना जाए, ताकि ठीक वक्त आने पर तुम अपनी सल्तनत दोबारा संभाल सको। काका और मुफ्सा तो यहाँ से निकल गए, लेकिन इतने में ही पीछे उन सफेद शेरों का पूरा झुंड भी आ गया और उनके बादशाह ने आकर काका के डैड से पूछा, बताओ कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा था। टाक के डैड ने ऐसी एक्टिंग की कि जैसे वो तो जानते ही ना हो कि क्या हुआ है। इस चीज ने सफेद शेरों के बादशाह को गुस्सा दिलवा दिया। यही उसके बाकी शेर जो यहाँ की तलाशी ले रहे थे उसे पता चल गया कि दो शेर यहाँ से भागे भी हैं। वो उनका पीछा करने लगे। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि जल्द ही वो टाका और मुफ्सा के करीब पहुंच गए। उन्हें करीब देखते हुए मुफ्सा ने टाका से बोला, टाका हमें यहाँ रुककर लड़ना चाहिए, भागना बहादुरी नहीं है। लेकिन वो ज्यादा थे और मुफ्सा और टाका दो, इसीलिए टाका ने कहा कि हमें भाग जाना चाहिए। इनकी इन्हीं बातों के दौरान वो सफेद शेर बिल्कुल इनके पास भी आ गए और इनसे आकर उन्होंने सवाल किया, बताओ किसने मारा था हमारे नवाब को। उन्हें देखते ही मुफ्सा ने बिना डरे उन्हें कहा, मैं था जिसने मारा। लेकिन उन्होंने मुफ्सा की बात पे यकीन नहीं किया क्योंकि वो टाका को सूख चुके थे। टाका के खून से बादशाह के खून की स्मेल आ रही थी और उन्हें लगा कि टाका ने ही जरूर उनके नवाब को मारा होगा। हालांकि मुफ्सा कहता भी रहा कि नहीं, टाका को छोड़ दो, सब गलती मेरी है। लेकिन वो अब टाका के पीछे पड़ चुके थे। ऐसे में टाका मुफासा को लेकर भागा और डी के आखिरी किनारे पे आ गया जिसके नीचे अब पानी ही पानी था। इससे पहले कि ये सफेद शेर उन्हें पकड़ते या कुछ करते, टाका मुफ्सा को लेकर पानी में जंप कर देता है। पानी का बहाव उन्हें एक मैदान तक ले आया पानी से। तो अब टाका और मुफ्सा बाहर निकल आए, लेकिन रात होने पे उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग चुकी थी। ये लोग खाने की तलाश में घूम रहे थे, तभी उन्हें जंगलों में से किसी की स्मेल आई। उनको लगा कि ये उन्हीं जैसा कोई शेर है। पास जाने पर पता चला कि ये एक शेरनी थी जिसका नाम था शराबी, जो इन्हें देखकर सुख का सांस लेती है और इन्हें बताते हैं कि हर जगह उन सफेद शेरों का डर बैठा हुआ है। उन्होंने मेरे भी पूरे ग्रुप को मार डाला और बस मैं ही जिंदा बची हूँ। यहाँ पर हम शाजू नाम के एक छोटे से बर्ड को भी देखते हैं जो शराबी का था। शराबी के लिए ये बर्ड जासूसी का काम करता है और सफेद शेरों के आने से पहले ही उसे छुपने का कहता है, एक तरह का उसका बॉडीगार्ड है। हमें पता चला कि शराबी भी मलेले जाना चाहती है, जहाँ पर टाका और मुफ्सा जाना चाहते हैं अपनी हिफाजत के लिए। इसीलिए अपना आगे का सफर एक साथ कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें खाने की खुशबू आई। खाने की क्या, यह तो बंदरों की खुशबू थी जिन्हें यह मार खाते थे। इन्हीं बंदरों के अंदर पहली मर्तबा मुफ्सा को मिला रफीकी। इस टाइम उसकी उम्र काफी कम है। रफीकी को उसके जैसे बंदर बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो उसे अपने झुंड से निकाल चुके हैं। ऐसे में ही वो मिला है इन तीनों से। इससे पहले कि ये लोग रफीकी का शिकार करके उसे खा जाते, फफी उसे बताता है
कि मुझे मलेले का रास्ता आता है। यह बात सुनकर वो तीनों हैरान हो गए। वासा ने कहा, सच बताओ तो? रफीकी ने कहा, हाँ, मैं पहले वहीं रहता था और अब मैं दोबारा मलेली ही जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा भाई रहता है। भाई वाली बात तो झूठ थी, लेकिन हाँ, उसे मलेले का रास्ता आता था, यह बात सच थी। खैर, ये बात जानकर कि रफीकी को मलेले का रास्ता आता है, ये लोग उसे खाने का इरादा छोड़ देते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं ताकि वो उन्हें आसानी से मलेले तक पहुंचाते। सफर करते करते सुबह हो जाती है और शराबी हवाओं के रुख से पता चलाती है कि वह सफेद शेर अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। शराबी को लगता है कि वो सफेद शेर इनकी नस्ल को खत्म करना चाहते हैं। शराबी इन्हें यहाँ पर रेस्ट करने से मना करती है और यह लोग सफर कंटिन्यू रखते हैं। रास्ते में टाका मुफासा को बताता है कि मुझे शराबी अच्छी लगने लगी है और मुफसा यहाँ पर उसे इम्प्रेस करने के तरीके बताता है। मुफसा उसे कहता है कि मुझे शराबी के जिस्म से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी, तुम जाओ ये बात उसे बताओ। लड़कियों को ये बातें बहुत पसंद आती हैं। उसके कहने के मुताबिक टाका ने ऐसा ही किया और वाकई यह बात सुनकर शराबी टाका से इम्प्रेस भी हो गई। खैर, यहीं पर इनके सामने हाथियों का झुंड भी आ चुका था और अब बहुत सारे सफेद शेर भी इनके बहुत करीब आ चुके थे। असल में सफेद शेर इनके इतने करीब इसलिए आ गए थे क्योंकि वो बड़ी बड़ी छलांग लगा सकते थे और उन्होंने पहाड़ी इलाका छलांग लगा लगा के पार कर लिया था, जिसे ये लोग नीचे से पार करते हुए आए थे। अब इन सफेद शेरों से बचने के लिए इन्हें कुछ तो जुगाड़ करना था। शराबी जल्दी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वहां पे लगा मधुमक्खियों का छत्ता फाड़ देती है, जिससे हर जगह मक्खियां ही मक्खियां हो गई। इन मक्खियों ने हाथियों को तड़पा दिया और हाथी जब बेहंगम इधर उधर भागे तो सफेद शेर उन हाथियों के दरमियान उलझ गए। ऐसे ही लोग सफेद शेरों से तो बच जाते हैं, लेकिन देखने को मिला शराबी जो दरख्त के ऊपर चढ़ी थी वो वब सुधर नहीं पाई। वो एक टहनी से लटकी हुई थी और अचानक टहनी के टूटने पे वो नीचे हाथियों के झुंड में ही गिर गई। इससे पहले कि हाथी कोई उसके ऊपर पांव रख देता और वो मर जाती, उफासा उसकी जान बचाने के लिए पास आया। वो उसे साइड पे करते हुए उसके ऊपर खुद खड़ा हो जाता है और इस तरह उसकी जान बचाता है। यहाँ देखने को मिला कि हाथियों का जो झुंड यहाँ पहाड़ों पर भाग रहा था, उनके तेज भागने की वजह से पहाड़ों पर बनी हुए यह चट्टानों के मीनार टूटने लगे और रास्ता वो बंद हो गया जहाँ से सफेद शेर इनके करीब आ सकते थे। सफेद शेरों का तो खतरा शुक्र करो डला, लेकिन अब शराबी बेहोश थी। रफीकी फौरन शराबी के पास आया और उसके गर्दन की कुछ नसें दबाते हुए उसे होश में लेकर आया। शराबी उठते ही ये सवाल करती है, मेरी जान किसने बचाई? और फौरन बिना इचकचाए मुफासा झूठ बोल देता है कि तुम्हारी जान टाका ने बचाई। वो चाहता था कि शराबी टाका से इम्प्रेस हो जाए। मुफसा के झूठ से तो टाका खुद हैरान था। शराबी बाहर आकर टाका को थैंक्स कहती है। रफीकी जिसने सब सच देखा था, जो सब जानता था, उसके दिल में मुफासा के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि उसने देखा था मुफासा बहुत ज्यादा बहादुर होने के साथ बहुत बड़े दिल का भी मालिक था। वो अपने भाई के लिए एक ढाल बना हुआ था। ये लोग अपना सफर अब आगे कंटिन्यू करते हैं और बर्फीले पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें पार करके ये लोग बस मलेले पहुंच जाते तो इन्हें अपने बहुत करीब दिखाई दे रही थी। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, बर्फ में इनके पैरों के निशान बैठ रहे थे। ऐसे में सफेद शेर कभी भी उन्हें देख लेते। तब मुफसा शराबी के बर्ड शाजू से रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाकर हमारे पांव के नीचे की बर्फ को हटाते रहो ताकि वहां से सारे निशान मिट जाए। मुफसा का ये आइडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा था। जब सफेद शेर यहाँ पहुंचे तो उन्हें यहाँ पर पैरों के कोई निशान नहीं दिखाई दिए और वो कंफ्यूज हो गए कि अब वो उन शेरों को पकड़ने के लिए किस डायरेक्शन में जाएं। मुफास की इस आइडिया से तो शराबी भी इम्प्रेस हो गई थी। इसके अलावा भी मुफासा यहाँ पे कई ऐसे फैसले लेता है और ऐसे बहादुरी के काम करता है जिससे शराबी को यह बात पता चल जाती है कि मुफसा ही वो था जिसने अपनी जान पखेल कर शराबी की जान बचाई थी। उसकी जहीन बातों से अब शराबी ने यह भी अंदाजा लगा लिया था कि उसके जिस्म से आती फूलों की खुशबू को टाका ने नहीं बल्कि मुफसा ने महसूस किया था। इसीलिए अब वो मुफसा की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और यह चीज महसूस करते हुए मुफसा उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि नहीं, यह सब काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि डका था। उनकी ये बहस जलती रही। राबी चाहती थी कि मुफसा कन्फेस करें सारे काम उसने हैं। उनको ऐसे करीब देखकर टाका जेलस होने लगा और टाका को लगा कि मुफसा उसके साथ गद्दारी कर रहा है। उसे अब अपने डैड की वो बात याद आने लगी जब उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब यह मुफसा तुम्हारा सब कुछ ले उड़ेगा। अपने गुस्से में टाका को और कुछ नहीं सूझता, उल्टा वो अब सफेद शेरों के पास चला जाता है और वहां जाकर उससे कहता है, तुम जानते हो वो कौन था जिसने तुम्हारे बेटे को मारा? वो मैं नहीं, वो मुफसा ही था। मेरी रगों में बादशाह का खून जरूर है, लेकिन तुम्हारे बेटे का खून मुफसा ने किया है और मुफासा को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मुफसा से मैंने भी अपने कई बदले लेने हैं। टाका उससे कहता है, हम लोग मलेले
की तरफ जा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे पैरों के निशानों का पीछा करते करते हमारे पीछे आ जाओ, वहां तुम्हें मुफासा मिल जाएगा और तुम उसे मार देना। रात के अंधेरे में टाका ये जो जाल अपने भाई के लिए बच चुका था वो फासा इसके बारे में नहीं जानता था। रातों रात टाका वापस आ गया और सुबह होने पे इन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया और पहाड़ी को पार करते हुए फाइनली ये लोग मलेले पहुंच भी गए। इस जगह को देखकर मुफासा की खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा से इस जगह के बारे में अपनी मॉम से भी पूछा करता था और उसकी दिल से ख्वाहिश थी कि वह अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आता। मुफासा ने नोटिस किया कि यहाँ पे सारे जानवर काफी अमन से एक साथ मिलकर जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। उनका यह सारा अमन एक मिनट में खराब हो जाता है जब यह सारे जानवर अपने पीछे सफेद शेरों के बादशाह को देखते हैं। असल में ये सारे जानवर भी सफेद शेर के बादशाह से डरते थे, क्योंकि इन सबके नाग में एक वक्त में इसने दम करके रखा हुआ था। मुफसा हैरान परेशान था कि आखिर सफेद शेर उसके पीछे आए कैसे। वो तो अपने निशान मिटाते चले गए थे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस सब के पीछे उसका अपना भाई टाका ही है। हाँ, ये अब शेर बिना वक्त जाया किए मुफसा के ऊपर हमला कर देता है। वो मुफसा से लड़ ही रहा था कि मुफसा ने पहली मर्तबा तो उसे धक्का देके दूर कर दिया और तब उसके सामने आया टाका और उसे सच्चाई बताई कि यह सब टाका का की धरा है। सफेद शेर को मुफसा तक लाने वाला और कोई नहीं बल्कि टाका ही है। यह सुनकर अब मुफसा का दिल टूट गया और इसी सब में दोबारा उस सफेद शेर ने उसे उठाकर वहां पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। यह मुफसा के लिए अच्छा ही हुआ था। वो फासा जल्दी से एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और उसने यहाँ सारे जानवरों से कहा कि अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करोगे तो देख लेना, यह सफेद शेर एक दिन तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे। अभी भी वक्त है, तुम सब कमजोर नहीं हो। अगर तुम सब मिल जाओ तो उस सफेद शेर का मुकाबला मेरे साथ मिलकर कर सकते हो। यह सुनकर सभी जानवरों के अंदर हिम्मत पैदा होती है और वह भी अपने आप को ताकतवर जानक अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और मुफसा के साथ मिलकर सफेद शेर से अपना बदला लेने की ठान लेते हैं। अब जैसे ही वह सफेद शेर इनके पास आए, सारे जानवरों ने मिलकर उन सफेद शेरों के ऊपर हमला कर दिया। इधर जो शेरनियां थी उन्होंने मुफसा के ऊपर हमला कर दिया और उसे उठाकर एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, जहां पे गिरने की वजह से मुफासा काफी जख्मी हो चुका था। उसको जख्मी हालत में देखकर इस सफेद चेहरों के बादशाह को बहुत अच्छा लगा और अब वो मुफसा को खत्म करने के लिए उसके करीब भी आ गया। जाहिर की बात थी, मुफसा जख्मी भी था और सफेद शेर ज्यादा ताकतवर भी थे, तो मुफसा उस शेर का मुकाबला करने के काबिल तो बिल्कुल नहीं था। बार बार मार खाता देखकर ऊपर से टाका को भी मुफसा के ऊपर रहम आ जाता है। उसे अपने पुराने भाई और अपनी दोस्ती याद आ जाती है। इसीलिए वो मफास को बचाने के लिए अब इस गड्ढे में कूद जाता है। इस टाइम डाका ने आकर सफेद शेर से कहा, तुम उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। लेकिन अब सफेद शेर बिल्कुल भी रहम के मूड में नहीं था। वो तो अब बदला ले ही रहा था। उसने जब दोबारा बदला लेने के लिए मुफसा पे हमला किया तो अब सामने टाका आ गया और टाका भी उसके हमले से जख्मी हो गया। इस शेर से लड़ने के लिए अब मुफसा और टाका को एक साथ मिलकर लड़ना था। यह बात वो समझ गए। उनकी इसी लड़ाई के दौरान ऊपर हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ों में बहुत बुरा जलजला आ चुका था, जिसकी वजह से पहाड़ शदीद हिलने लगे और ऊपर से पहाड़ों की सतह टूट गई। जहां पर मुफासा, टाका और वो सफेद शेर लड़ाई कर रहे थे, वो जगह भी टूट गई और ये लोग जाकर नीचे पहाड़ों के पानी में गिरे। मुफसा ने ऊपर से देखा कि इनके गिरने के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर भी इनकी तरफ आ रहा था। उससे बचते हुए वो खुद साइड पे हो गया और उसने सफेद शेर को पत्थर के नीचे धक्का दे दिया। कुछ ही सेकंड में यह पत्थर उस सफेद शेर के ऊपर गिरकर आखिर यह सफेद शेर खत्म हो जाता है। यानी साफ था कि मुफसा और टाका ने अपनी बहादुरी से उस सफेद शेर को हरा दिया था। अब ये देखकर कि हमारा बादशाह मर गया है, बाकी सारे सफेद शेर और शेरनियां डरकर यहाँ से भाग जाती हैं। मुफसा की ये बहादुरी देखकर मलेले के सभी लोग मुफसा को यहाँ का नया बादशाह बना देते हैं। ये जानकर वो बहुत खुश हुआ था। हर जगह मुफसा के ही चर्चे थे और मुफसा का नाम सुनकर अब मुफसा से मिलने के लिए कोई आया। ये मुफसा की मॉम थी, जो इतने बड़े हुए मुफसा को पहचान तो नहीं पाई, लेकिन उसके नाम से उन्होंने उसे पहचान लिया। ये दोनों यहाँ मिलके बहुत खुश हुए और इमोशनल भी, क्योंकि यहाँ मुफसा को पता चला था कि उसके डैड मारे गए हैं। अपनी मॉम से मिलने के बाद यहाँ पर अब टाका आया। टाका मुफसा से जब माफी मांग रहा था तो सभी जानवरों ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि इसे माफ मत करो, ये गद्दार है, यही सफेद शेरों को यहाँ लेके आया था, ये आवारा हमारे दरमियान में नहीं रह सकता। ये सुनकर मुफासा ने सबको डांटा और बोला, यह मेरा हुक्म है कि टाका यही रहेगा जब तक मेरी हुकूमत है। मेरा भाई टाका मेरे साथ रहेगा। मुफसा की अच्छाई देखकर टाका को अपने अंदर और ज्यादा गिल्ट महसूस होने लगा और उसने मुफसा से कहा, आइंदा कभी मुझे याद नहीं करना। ये कहकर वो वहां से चला गया गुमनाम पहाड़ों में। और मुफसा की यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है, जो कि रफीकी तैयार को सुना रहा था। कहानी के खत्म होते ही हमने देखा कि क्यारा के डैड उसकी मॉम को भी यहाँ ले आए थे। यहाँ पर
फासा ने सबको डांटा और बोला, यह मेरा हुक्म है कि टाका यही रहेगा जब तक मेरी हुकूमत है। मेरा भाई टाका मेरे साथ रहेगा। मुफ्सा की अच्छाई देखकर टाका को अपने अंदर और ज्यादा गिल्ट महसूस होने लगा और उसने मुफ्सा से कहा, आइंदा कभी मुझे याद नहीं करना। ये कहकर वो वहां से चला गया गुमनाम पहाड़ों में। और मुफ्सा की यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है, जो कि रफीकी तैयार को सुना रहा था। कहानी के खत्म होते ही हमने देखा कि क्यारा के डैड उसकी मौत को भी यहाँ ले आए थे। यहाँ पर क्यारा को पता चला कि अब क्यारा का एक भाई भी है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई। और बस इन सबको एक साथ खुश दिखाते हुए यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। क्यारा को पता चला कि अब क्यारा का एक भाई भी है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई। और बस इन सबको एक साथ खुश दिखाते हुए यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।